अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हाउ आर यू। आज तक हमने 2 लेसन स्टडी किए जनरल नॉलेज से। आज हमारा 3rd लेसन है। फर्स्ट लेसन में हमने किया वर्ल्ड मैप का ऑपरेशन। हमने देखा है कि वर्ल्ड में क्या कौन कौन सी ओशन है और कौन कौन सी कॉन्टिनेंट है और वो कहाँ कहाँ पे हैं। उसके बाद सेकंड लेसन में हमने स्टडी किया है कि वर्ल्ड को हम कितने क्लाइमेट जोन में डिवाइड कर सकते हैं और टाइम जोन क्या होता है और टाइम को हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और आज हमने करना है एशिया का ऑपरेशन। आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, नियर ईस्ट, फार ईस्ट, ये क्या होते हैं, सदर्न ईस्ट, ये कहाँ पे हैं, क्या किधर होते हैं ये, ठीक है, और इनकी क्या ज़रूरत महसूस हुई। और फिर हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या हैं, कौन कौन सी कंट्री उनमें शामिल हैं और वो किस किस रीजन के लिए हैं और उनका फंक्शन क्या है। टू अंडरस्टैंड ऑल दिस फॉलो द वीडियो। अच्छा, हम ना सबसे पहले अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपली हम एक स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, ये हमने स्क्वायर ले लिया। तो हमने पहले भी देखा था, हम डायरेक्शन जो मैप के लिए यूज़ करते हैं वो इस तरह से होती है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा नॉर्थ इधर होगा, ठीक है, साउथ इधर होगा, ईस्ट इधर होगा और वेस्ट इधर होगा, ठीक है। तो ये इसका कोई कहीं पे सेंटर है, ठीक है ना। सेंटर से ये वाली जो साइड है ये नॉर्दर्न साइड है, ये सदर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है और ये वेस्टर्न साइड है, ठीक हो गया। अब देखें एक साइड ये भी है जो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में, इसको आप कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से ये जो साइड है ये ईस्ट और साउथ के दरमियान में है, इसको आप कहते हैं साउथ ईस्ट। और ये वाली जो डायरेक्शन है ये साउथ और वेस्ट के दरमियान में, इसको आप कहते हैं साउथ वेस्ट। और ये जो है ये नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में, इसको आप कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। अब ये आपको समझ आ गया। अब हम इसको देखते हैं कि एशिया को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह एक हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और ये इसी का उसी तरह से नॉर्थ साइड हो गई, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है हम सिर्फ एशिया को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट होगा फिर क्या होगा, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये पूरा एशिया अगर हो तो ये सेंटर पॉइंट क्या होगा, सेंट्रल एशिया, ठीक है। ये है सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, ठीक हो गया। इसी तरह से ये जो साइड है इसको आप कहते हैं नॉर्दर्न एशिया। अब हम देखेंगे वो क्या किया, या इसको नॉर्थ एशिया भी कहते हैं, इसको आप कहते हैं साउथ एशिया या सदर्न एशिया, ठीक हो गया। तो ये जो हमारा होगा ईस्ट एशिया या ईस्टर्न एशिया, ठीक है, ये दोनों टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं। अब ये जो साइड होगी ये होगा वेस्टर्न एशिया। अच्छा, इसी तरह से ये जो साइड है ये होगी नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया। और फिर ये जो पार्ट होगा ये होगा साउथ ईस्ट एशिया। और ये वाली जो साइड होगी ये होगी साउथ वेस्ट एशिया। और ये जो पार्ट है ये होगा नॉर्थ वेस्ट एशिया, ठीक हो गया जी। इस तरह से हम अंडरस्टैंड करते हैं। आप देखें ना, ये पूरे एशिया को हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। अब देखें जितने भी आपने नाम सुने होंगे वो इसके अंदर मौजूद है सिवाय मिडल ईस्ट के। अब देखें मिडल ईस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एशिया से हट के हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। पहले आप एशिया को डिवाइड करते हैं इस तरह से, फिर उसके बाद हम मिडल ईस्ट की बात करेंगे। अच्छा, अब देखें जैसा कि आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा, सबसे टॉप साइड पे क्या है, नॉर्दर्न एशिया, ठीक है। उसके बिल्कुल अपोजिट डाउन साइड पे क्या है, साउथ एशिया, और राइट साइड पे क्या है, ईस्टर्न एशिया। और ये नीचे देखें साउथ
ईस्टर्न एशिया है, और इसी तरह से दरमियान में सेंट्रल एशिया है, और लेफ़्ट साइड पे वेस्टर्न एशिया है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये है एशिया का टोटल ग्राफ, ठीक है। साउथ एशिया, साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान आ जाते हैं। और देखें जैसा कि साउथ एशिया में जो MBBS स्टूडेंट होते हैं, काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे MBBS करना, तो इसलिए जब हम MBBS करते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है, ठीक है, मुश्किल होता है। तो इसमें एक ट्रिक आपको बताता हूँ, आप याद रखेंगे ट्रिक क्या है। जैसा कि यहाँ पे MBBS करना मुश्किल है, तो इसको ट्रिक किस तरह आप याद रख लें, जब आप MBBS करते हैं पाकिस्तान इंडिया में तो आपको फिर पेन होता है, ठीक है। ये होगा MBBS, जब आपने MBBS किया तो आपको पेन हो गया, ठीक है। और ये सारी कंट्रीज़ हैं ये साउथ एशिया के, साउथ एशियन कंट्रीज़ ये हैं, ठीक है। अब इनके हम नाम याद रखना बड़ा आसान है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। M से हो जाएगा मालदीव, ओके। B से हो जाएगा बांग्लादेश, ये B से हो जाएगा भूटान, S से हो जाएगा श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से हो जाएगा अफ़गानिस्तान, I से हो जाएगा इंडिया, और N से हो जाएगा नेपाल। ये कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया की। इसमें जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से, दोनों के हिसाब से इंडिया है, ओके, लार्जेस्ट कंट्री। अच्छा, अब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने आपको बताया था कि मैं ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करूँगा। जो साउथ एशिया जो रीजन है, इस रीजन में जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उसका नाम है सार्क। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ओके। ये है जी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ना, ये इसके मेंबर हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, अब क्वेश्चन जो सार्क से रिलेटेड आता है, ये आता है कि इसके मेंबर कितने हैं। मैं वन बाय वन सबको स्टडी करता हूँ आपके सामने। एक है जी मेंबर इसके कितने हैं जी, आपने याद रखना है। मेंबर हैं इसके 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर किधर है इसका हेड क्वार्टर नेपाल में है। नेपाल का जो कैपिटल सिटी है ना काठमांडू, वहाँ पे है, काठमांडू नेपाल, ओके। उसके बाद ये है कि पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया, ये भी बात पूछा जाता है, बल्कि मोस्टली ये पूछा जाता है। तो आपने याद रखना है 1985 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया इसे, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्क कब इस्टेब्लिश हुई, ये सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इस्टेब्लिश हुई, या इसको कब फाउंड किया गया। इस्टेब्लिश्ड इन 8 दिसंबर 1985, ठीक हो गया। ये था इससे रिलेटेड। और फिर इसको पूछा जाता है कि इसका सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो ये सेक्रेटरी जनरल आपको पता है टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है, मगर अभी मौजूदा जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सेक्रेटरी जनरल है, इसको शॉर्ट करते हैं, उसका नाम है इसाला वीरकॉम, इसाला वीरकॉम, ये है इसका सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में हमारे मलेशिया आ जाते हैं। जैसे कल हमने देखा था ना, जो ट्रॉपिकल जोन के अंदर जो कंट्रीज़ आते थे, हमने कहा था वहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, रूम टेम्परेचर रहता है और मौसम भी वही रहता है, मोस्टली चेंज नहीं होता। तो इन लोगों को MBBS करने में बड़ी आसानी होती है। अब देखें हमारा पाकिस्तान में सर्दियों में हमारे क्विज़ चलने शुरू हो जाते हैं, मिडल फाइनल एग्ज़ाम्स, और जब गर्मियाँ आती हैं तो हमारे इंट्री टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम MBBS जब करते हैं, जब इंजीनियरिंग करते हैं, तो हमको बड़ी तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, हमें पेन होता है। ये लोग इजीली चिल माहौल में MBBS कर सकते हैं, ठीक है।
और जैसा कि अभी हमने सर्दियों में स्वेटरें ली थी तो सर्दियाँ हुई नहीं, ऊपर से गर्मी आ गई, अब हमें फिर कॉटन लेना पड़ेगा। अब देखें ये लोग जो है ना ये इजीली MBBS कर सकते हैं, तो ये इनका हम क्या ट्रिक बना के इनका नाम याद कर सकते हैं। ये लोग जब MBBS करते हैं ना, MBBS करते हैं, ये फिर साथ में PTV भी देखते हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न भी देखते हैं, PSL देखते हैं, इसके अलावा वो ICL भी देखते हैं। ये ट्रिक आपने याद रखनी है। ये इंडियन का जो IPL है और पाकिस्तान का PSL है, ये दोनों भी देखते हैं, साथ में MBBS भी करते हैं। चिल माहौल में ये अपना MBBS कर लेते हैं। अच्छा, अब इनका ये नाम हम कैसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो M से क्या बनेगा, मलेशिया, और R से क्या बनेगा, ब्रूनेई, ठीक है। और B से क्या बनेगा, बर्मा। बर्मा को आप म्यांमार भी कहते हैं, वो भी मैं साथ लिख देता हूँ। और S से होगा आपका सिंगापुर, और P से फिलिपाइन, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, कैम्बिया और लाओस। ये हमारी कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया की। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है इन कंट्रीज़ की, उसका नाम है सीटो। सीटो स्टैंड्स फॉर साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इनके जो मेंबर्स हैं, बात इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सीटो के कंट्रीज़ कौन से हैं, पूछा जाता है कि सिंगापुर सीटो का मेंबर है या नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए, MBBS, PTV, ICL। अच्छा, इसके जो मेंबर हैं वो भी 8 हैं, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो थाईलैंड में है। थाईलैंड का जो कैपिटल है ना, बैंकॉक, उधर है, बैंकॉक, थाईलैंड। ओके, और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था इसे, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था मई 1954 में। ओके, और जिसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, इस्टेब्लिश्ड इन 8 सितंबर 1954। ओके, तो अच्छा, तो अब हम ये जो स्क्रीन पे आपको ये जो नज़र आ रहा है आपको मैप नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है आपको साउथ एशिया का। देखिए, इसमें लेफ्ट मोस्ट साइड पे अफ़गानिस्तान है, आगे पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, राइट साइड पे भूटान है, और नीचे बांग्लादेश है और श्रीलंका है, और इधर मालदीव है। ये पहले जो हमने अभी साउथ एशियन जो कंट्रीज़ पढ़े हैं ना, तो ये उनका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया का मैप में कैसे कंट्रीज़ को हम ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको अब स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा, ये हमारा है साउथ ईस्ट एशिया का मैप। अब इसमें देखें, लेफ़्ट साइड पे टॉप एंड लेफ़्ट जो मोस्ट एंड है वहाँ पे दिया हुआ बर्मा, नीचे लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कैम्बिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनेई, इंडोनेशिया। तो ये इसमें साथ में कुछ ओशन भी दिए हुए हैं, जैसे सी वगैरह, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, और ये चीज़ें भी दी हुई हैं। ये है ग्राफ इसका साउथ ईस्ट एशिया का। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा नेबरिंग कंट्रीज़ है और किस कंट्री के दरमियान में कितना फासला होगा, और ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, थर्ड पार्ट है हमारे पास सेंट्रल एशिया। जब मैंने आपको मैप दिखाया था एशिया का, तो वहाँ पे दरमियान में सेंट्रल एशिया था। सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं, इनको याद रखने का तरीकाकार ये है कि जिनके आखिर उर्दू में तान आता है, ठीक है, वो हैं सेंट्रल एशिया, जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। 1 2 3 4 5, ये 5
जो रशियन ने ऑक्युपाई की हुई थी, बाद में ये आज़ाद हुई हैं, ये 5 स्टेट हैं, ठीक है, जो सेंट्रल एशिया में आ जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें जो हाईली पॉपुलेटेड है ना स्टेट, वो उज़्बेकिस्तान है, हाईली पॉपुलेटेड, ठीक है। और इनकी आपने कैपिटल सिटी भी याद रखनी है, ठीक है ना, कैपिटल सिटी भी अक्सर औक़ात इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब आपको मैप नज़र आ रहा होगा सेंट्रल एशिया का, इसमें देखें ना, कज़ाकिस्तान है, इसका कैपिटल ऊपर दिखाया गया है राइट साइड पे, सबसे टॉप मोस्ट पे अस्ताना। इसीलिए इसी तरह से चाइना के साथ कज़ाकिस्तान का बॉर्डर लग रहा है, इसका जो कैपिटल है बिश्केक है, और नीचे पाकिस्तान के साथ ताजिकिस्तान है, और इसके साथ उज़्बेकिस्तान है लेफ्ट साइड पे, और नीचे तुर्कमेनिस्तान है। ये सारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं, ठीक है। सेंट्रल एशिया में कितने स्टेट्स हैं? 5 स्टेट हैं, और इनमें हाईली पॉपुलेटेड उज़्बेकिस्तान है, ठीक है। और इनके कैपिटल भी आपने याद रखने हैं। ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं जो एशिया के भी ईस्ट में हैं, वर्ल्ड के भी ईस्ट में हैं, ठीक है। इनमें आ जाता है चाइना, जापान, ताइवान, कोरिया दोनों आ जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया जो है ना, और कुछ पार्ट रशिया का भी आ जाता है इधर, ठीक है। ये मैंने कुछ आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब जब भी आप ईस्ट का नाम सुनते हैं, चाहे वो वर्ल्ड ईस्ट हो या फिर आप ईस्ट एशिया हो, तो आपके माइंड में ये आता है जापान का नाम, क्योंकि इसको आप कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। अच्छा, अब आपको मैप नज़र आ रहा होगा, इसमें सबसे टॉप मोस्ट पे लिखा हुआ है मंगोलिया, नीचे चाइना है, और राइट साइड पे टॉप डाउन जो साइड है, यहाँ पे जो है ना डाउन साइड पे ताइवान है, जापान है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये आपको वाज़े जो ईस्ट एशिया का रीजन है, इसको मैप में दिखाया गया है। अच्छा, अब हमारा है जी वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में कौन सी कंट्रीज आ जाते हैं? इसमें तुर्की आ जाता है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के ऐसे इसको आप डिनोट करते हैं या लिखते हैं, ईरान, जॉर्डन वगैरह, ये कंट्रीज़ आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप अपने स्क्रीन पे देखें तो आपको मैप नज़र आ रहा होगा, और उस मैप पे ये जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशियन रीजन के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको दिखाया गया है। इसमें देखें लेफ़्ट मोस्ट टॉप साइड जो है वहाँ पे तुर्की दिखाया गया, उसके नीचे सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, ये जो कुछ है ना, जो असल में जो एशिया और यूरोप के दरमियान कंट्रीज़ हैं ना, वो वेस्ट एशिया में आते हैं, ठीक है। इनके आपने जो इनके कैपिटल सिटी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब हमारा पास आ जाता है मिडल ईस्ट। मैंने आपको बताया था कि मिडल ईस्ट को समझने के लिए आप एशिया से हट के इसको समझें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि ये हमारी है ग्लोब, और ये दरमियान में है 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन। ये हमने सेकंड लेक्चर में हमने इसको अंडरस्टैंड किया था। अब ये जो है ना, इस साइड पे है ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये ग्रीनविच के मुकाम से गुजर रहा है, ठीक है। वो कहाँ पे है? वो लंदन में है कहीं, ठीक है। तो ये जो मिडल में जो प्लेस है वो क्या है? लंदन है, लंदन सिटी है, ओके। लंदन जो है ना पहले यूरोप में था, अभी आपको पता है कि ये अलहदा हो रहा है यूरोप से। और ये जो शुरू में जो यूरोपियन थे, मिडल ईस्ट को किसने कहा कि ये मिडल ईस्ट है, और नियर ईस्ट या फिर फार ईस्ट में क्या डिफरेंस है, या इनको ये नाम देने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इस चीज़ को आप समझने की खातिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। 1492 से पहले ये जो यूरोप था, यूरोप को अमेरिका का कोई पता नहीं था, ठीक है। अगर आप यूएसए की हिस्ट्री पढ़ें तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि यूएसए 1492 से पहले यूएसए का इतना आइडिया नहीं था यूरोप को। तो वो क्या करते थे कि वो यूरोपियन ने वो यही समझते थे कि दुनिया सिर्फ ईस्ट की जानिब ही है, तो उन्होंने इसको ईस्टर्न साइड वाली जो रीजन था इसको उन्होंने डिवाइड किया था। अब देखें, ये अगर यूरोप है तो यूरोप के करीब जो ईस्ट था ना, जो करीब था उनका, इनको उन्होंने नाम दे दिया नियर ईस्ट। जो उससे थोड़ा आगे था यहाँ पे, इसको उन्होंने नाम दे दिए मिडल ईस्ट, ओके। और जो सबसे कोने में था इसको उन्होंने नाम दे दिए फार ईस्ट। अब ये जो नियर ईस्ट है और जो मिडल ईस्ट है, इन दोनों को एक ही समझा जाता है। ये जो डिवीजन थी ये यूरोपियन ने अपनी अंडरस्टैंडिंग की खातिर इसको इस तरह से डिवाइड किया था। अच्छा, मिडिल ईस्ट में कौन से स्टेट आ जाती हैं? मिडिल ईस्ट में कैप्रेस, ईरान, इराक, इसराइल, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, एक इजिप्ट भी आ जाता है, कुछ पार्ट लीबिया, सीरिया, तुर्की भी का कुछ पार्ट भी है, और जॉर्डन और लेबनान। ये टोटल तकरीबन 17 स्टेट हैं। आप स्क्रीन में देखें, आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, और मैप पे आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट को किस तरह से कौन सी कंट्रीज़ के नेबरिंग कंट्री कौन सा है और उनके दरमियान कितना पार्ट है।
ये आप देखें अगर तो राइट टॉप जो साइड है, लेफ़्ट टॉप, वहाँ पे तुर्की है, उसके नीचे सीरिया, इजिप्ट, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, ये सब कुछ आपको मैप पे वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इनके आपने कैपिटल भी याद रखने हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो पूरा एशिया था, एशिया को हमने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके वन बाय वन सबको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। अब जो चीज़ें रह गई हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने शुरू में आपको कुछ मैंने बताई हैं और कुछ रह गई हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है मगर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से मोस्टली MCQs ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इसके अलावा इंटरव्यू में भी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए अब हम जो रह गए ऑर्गेनाइजेशन उनको अब ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंटो है। सेंटो स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें कौन सी कंट्रीज़ हैं, इसका दूसरा नाम एक और भी मैं आपको बता देता हूँ। वो नाम जब आप याद रखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा इसमें कौन सी कंट्रीज़ हैं। इसका दूसरा नाम है मिडल ईस्ट कंट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन। अब इनके मेंबर कितने हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं 4। ओके, और इसके हेड क्वार्टर किधर है, वो अंकारा में है, अंकारा तुर्की है। ठीक है, और इसका ये याद रखेंगे, बात को पूछा जाता है कि पहला इसका हेड क्वार्टर कहाँ था, तो वो बगदाद में था। बगदाद से शिफ्ट हुआ था अंकारा में, ये फर्स्ट है। और अभी जो है ना मौजूदा उसका अंकारा है। ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था, पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था 5 अप्रैल 1955। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में। और ये एंड हो गई। अब एंड कब हुई है, 1979 में। अब ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ठीक है, ये आप याद रखना है, यहाँ से इस्टेब्लिश हुई और इधर आकर वो एंड हो गई है, इधर आकर एंड हो गई है। ठीक है ना, ये एंडिंग हीयर है इसका। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है SCO। SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये रिसेंटली इसको इस्टेब्लिश किया गया है और इसके जो मेंबर हैं 8 मेंबर हैं। ओके, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बीजिंग में है, चाइना में, बीजिंग चाइना। और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया इसे, 9 जून 2017 में। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 15 जून 2001। अच्छा, OPEC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके जो मेंबर हैं वो 15 हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वियना में। वियना सिटी है ऑस्ट्रिया का। और ऑस्ट्रिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, यूरोप में। ठीक है, और इस्टेब्लिश कब हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी सितंबर 1960 में। और वो जगह कौन सी थी, वो बगदाद था। ये भी अक्सर बात पूछा जाता है, बगदाद सिटी है इराक का। ठीक है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये वो कंट्रीज़ हैं जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट्स करती हैं। तो इनमें पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पेट्रोल है ही नहीं, तो पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है, OIC ये तो मोस्ट फेमस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। और इनके मेंबर कितने हैं, और इसके मेंबर हैं 57। ये UNO के बाद सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर किधर है, इसका हेड क्वार्टर है जद्दा में। और जद्दा सिटी किसका है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का। ठीक है, और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था इसे, 1969 में। और ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1969 में। और पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर था, मगर जिन कंट्रीज़ ने बनाया था उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। और पाकिस्तान इसका परमानेंट मेंबर है। और एक बात ये पूछी जाती है कि इसकी जिसकी पहला जो इजलास हुआ था वो किधर हुआ था, दूसरा किधर हुआ था। आपने याद रखना है, पहला जद्दा में हुआ था और दूसरा उसका लाहौर में हुआ था। ठीक है, अच्छा, ये उसके बाद है नेटो। NATO stands for the North Atlantic Treaty Organization। ओके, और इसके जो मेंबर हैं, इसके मेंबर्स हैं 30। ठीक है, और 12 इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। मतलब ये है कि जब इसको बनाया गया था उस वक्त इसके मेंबर कितने थे, 12 फाउंडिंग मेंबर्स। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर है ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स बेल्जियम का सिटी है। और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था इसे, पाकिस्तान ज्वाइन इन 1994। और ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, ये इस्टेब्लिश हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। और कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, वेन्यू क्या था,
वेन्यू था वाशिंगटन USA। अच्छा, ये नेटो जो है, अगर हम मैप के में देखें ना, ये जो हमारा फर्स्ट लेसन था जहाँ पे हमने वर्ल्ड मैप को ड्रा किया था, आप ये देखें, मैंने आपको बताया था नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के दरमियान नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान जो है ना साउथ अटलांटिक ओशन है। और इसी तरह से अगर हम इसको ना वर्ल्ड तो इस तरह से है ना, आप ये देखो, अब ये नॉर्थ अमेरिका है और ये है एशिया। नॉर्थ अमेरिका और एशिया के दरमियान है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका और ओशिनिया के दरमियान है साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है, अब ये जो नेटो है, हमारी नेटो की जो फोर्स बनी हुई है, या जो नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस इलाके वाले जो कंट्रीज़ हैं ना, इनको डील करते हैं। ये इस रीजन से रिलेटेड कंट्रीज़ इसके परमानेंट मेंबर हैं। इसके अलावा दूसरे भी मेंबर हैं, मगर ये जो है ना मोस्टली जो बनाई गई थी शुरू में, वो फाउंडिंग मेंबर्स में ये वाला रीजन शामिल था। RCD स्टैंड्स फॉर रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। इसका दूसरा नाम है ECO। ठीक है, ECO स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो मेंबर हैं वो 3 हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, ईरान एंड तुर्की। ओके, इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर ईरान में है, ईरान की कैपिटल सिटी तेहरान में। और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था इसे? पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 1985 में। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया है? इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1964 में। ठीक है, और इसका नाम कब चेंज हुआ है? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाज़ बात नहीं काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसका नेम कब चेंज हुआ था? तो इसका नेम चेंज हुआ था, चेंज ऑफ नेम इन 1985। जब पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था उस वक्त इसका नाम RCD से चेंज होकर ECO रखा गया था। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन अभी तक हमने पढ़ी है उनमें से ज़्यादातर जो थी ना, वो अपने इलाके के कंट्रीज़ को आपस में ज्वाइन करने के लिए बनाई गई थी। रीजनल कोऑपरेशन थी, रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनाई गई थी। ये जो है ना, ये पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्री जो कॉन्टिनेंट्स हैं, सब कॉन्टिनेंट्स के कंट्रीज़ इनका मेंबर हैं। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा में, और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड का सिटी है। ओके, और इसके मेंबर कितने हैं? जैसे मैंने आपको बताया है कि सब कॉन्टिनेंट से इसके मेंबर शामिल हैं, तो ये टोटल बन जाते हैं 164, जिसमें से 24 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट भी हैं, ऑब्जर्वर मेंबर भी हैं 24। ये आपने याद रखना है। ठीक है, और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था जनवरी 1, 1995 में। और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, और इसको या फिर इसको कब फाउंड किया गया? इट वाज फाउंडेड इन जनवरी 1, 1995। UNO स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके 2 तरह के मेंबर हैं, एक परमानेंट मेंबर। इसके परमानेंट मेंबर जो हैं वो 5 हैं। ठीक है, इनका नाम भी आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। चाइना, फ्रांस, रशिया एंड UK एंड USA के परमानेंट मेंबर हैं। उसके बाद है नॉन परमानेंट मेंबर। नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं इसके वो 10 हैं। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर किधर है इसका? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था इसे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? पाकिस्तान ज्वाइंड UNO ऑन 30 सितंबर 1947। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? जब वर्ल्ड वार 2 का एंड हुआ था उस वक्त इसको इस्टेब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर
1945 में। और इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए इसका सेक्रेटरी कौन है, तो और इसका प्रेसिडेंट कौन है, वो भी टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, ठीक है, उसका भी आपने ख्याल रखना है। और अभी जो इसका सेक्रेटरी है, अभी जो इसका जनरल सेक्रेटरी है वो है एंटोनियो गुतेरेस। और ये कहाँ से हैं? ये मिस्टर साहब पुर्तगाल से हैं। और पुर्तगाल किस कॉन्टिनेंट में है? ये यूरोप में है। और पुर्तगाल का कैपिटल क्या है? पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बन, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद ये मैं आपको बताता हूँ फैटिफ और IMF के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फैटिफ क्यों बनाई गई थी? द टास्क ऑफ फैटिफ इज़ टू कम्बट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। और पाकिस्तान, इसकी 3 लिस्ट होती हैं, एक होती है वाइट लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट, एक ग्रे लिस्ट होती है। और पाकिस्तान आजकल ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है। उम्मीद है कि आज फैसला होना था, कल इंशाल्लाह ऐलान होगा, और उम्मीद है कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा। और अब ये जो आप देखें कि जो फैटिफ है, फैटिफ को किन कंट्रीज़ ने इस्टेब्लिश किया था? तो वो है G7 कंट्रीज़, ठीक है। और G7 कंट्रीज़ क्या हैं, थोड़ा मैं आपको बता दूँ। G7 मतलब है द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ इज़ एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेजर डेवलप्ड कंट्रीज़। विच आर दोज कंट्रीज़? दीज कंट्रीज़ आर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA, ठीक है। और दीज कंट्रीज़ आर द लार्जेस्ट IMF एडवांस इकनॉमीज़ इन द वर्ल्ड। अब इनके मेंबर्स की बात करते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं वो 39 हैं, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर जो है, हेड क्वार्टर इसका पेरिस में है। और पेरिस फ्रांस का कैपिटल सिटी है, ठीक है। और ये एक बात आपको याद रखने के लिए आपको पता होना चाहिए, ये जब फैटिफ को इस्टेब्लिश किया गया था G7 कंट्रीज़ ने, और वो वेन्यू क्या था? वो वेन्यू था इटली में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, फिर वीडियो को एंड करते हैं, वो है IMF क्या है? मेन फंक्शन ऑफ IMF इज़ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, ठीक है। और इसके डिफरेंट ग्रुप हैं, ठीक है। एक इसका ग्रुप है APG का मतलब क्या है? एशिया पैसिफिक ग्रुप। पाकिस्तान APG का मेंबर है, ठीक है ना, एसोसिएट मेंबर है पाकिस्तान, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर किधर है? वाशिंगटन में। और वाशिंगटन कैपिटल सिटी है USA का, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको एंड में बता देता हूँ इंटरपोल के बारे में। ये भी मैंने देखा है कि पूछा जाता है, तो ये हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेड क्वार्टर है फ्रांस में, ठीक है। लियन सिटी जो है ना फ्रांस का, वहाँ पे। ये था हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पे एंड हो गया। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसमें कुछ कंसेप्ट थे जो पिछले 2 लेक्चर से रिलेटेड थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वो वीडियो के साथ देख लें ताकि अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो। उन वीडियो से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो एज सून एज पॉसिबल आई विल आंसर यू। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।